हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश के बाद बनने वाले सुल्तानों के विषय में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित किया था, लेकिन उसके अमीर सरदारों ने उसका यह जो फैसला था वो नहीं माना और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक घोषित कर दिया या उसको गद्दी पर बैठा दिया। तो पढ़ते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विषय में, जो शासक रहा 1236 ईस्वी में। बस तो इसकी जो माँ थी वो शाह तुर्कान थी, जो इल्तुतमिश की दासी थी, यानी कि एक दासी का पुत्र था। इल्तुतमिश के अमीरों ने उसे शासक बनाया था क्योंकि वो रजिया को पसंद नहीं करते थे। रजिया को पसंद ना करने के कई कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण उसमें ये था कि वो एक महिला थी और वो नहीं चाहते थे कि वो एक महिला के अंडर रहकर कार्य करें। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था वो बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का अयोग्य शासक था और जनता की कोई देखभाल नहीं करता था। रजिया ने उसे बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी 14 नवंबर 1236 को और स्वयं गद्दी पर बैठ गई। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल था वो सिर्फ 6 माह 18 दिन का ही था। आगे देखते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान शासक बनती है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। इसकी जो उपाधि थी वो उम्दत उल निस्वा थी। ये उपाधियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पेपर में अक्सर यहाँ से सवाल बनता है कि ये उपाधि किस सुल्तान की थी। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की यह प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। उत्तराधिकार पर पहली बार जनता ने निर्णय किया था। जनता ने निर्णय कैसे किया था? आपको पता है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया था, लेकिन अमीरों ने उसकी ये बात नहीं मानी और उसके बेटे रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। तो रजिया जनता के सामने लाल वस्त्र धारण करके गई और उसने जनता से न्याय मांगा। आपको याद होगा कि इल्तुतमिश के जो शासनकाल था उसमें अगर किसी को न्याय चाहिए होता था तो वो उसके दरबार में लाल वस्त्र धारण कर जाता था। तो इसी तरह रजिया भी जनता के सामने लाल वस्त्र धारण कर न्याय के लिए गई और जनता ने उसका साथ दिया और जनता के साथ से उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठी। गद्दी पर बैठने के बाद उसने पुरुषों के समान कबा और कुर्ता तथा कुल्हा और पगड़ी धारण करना शुरू कर दिया, जो भी अमीरों को पसंद नहीं आया। उसके जो विरोधी थे वो अमीर थे और साथ ही साथ इल्तुतमिश का जो वजीर था जुनैदी, वो उसका सबसे बड़ा विरोधी था। उसके अलावा उसके 2 कृपापात्र अधिकारी भी थे। कृपापात्र अधिकारी का मतलब कि इनको जो अमीर थे उनके विरोध में रजिया ने खुद ही नियुक्त किया था। एक था इसमें इख्तियारुद्दीन ऐतगीन और दूसरा था अल्तुनिया, और ये आगे जाके ये दोनों ही इसके पतन का कारण बनते हैं। आगे देखते हैं, एक अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत को उसने आमीर आखुर पद पर नियुक्त किया था। ये भी कार्य उसका अमीरों को पसंद नहीं आया था। वह घनिष्ठता जो याकूत और रानी के बीच इस बात में प्रकट होती थी कि जब रानी घोड़े पर सवार होती थी तो वह सदैव उसे अपने हाथों से घोड़े पर चढ़ाता था। रजिया और याकूत के विषय में ये कथन फरिश्ता ने लिखा है। उसके बाद क्या होता है कि जब अल्तुनिया भी अमीरों के साथ मिल जाता है तो वो क्या करता है, रजिया को भटिंडा के किले में कैद कर लेता है और इसी समय अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। जब अल्तुनिया रजिया को कैद कर लेता है उसी समय जो अमीर थे, जो रजिया को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद क्या हुआ, रजिया के हाथ से गद्दी निकल गई, लेकिन क्योंकि रजिया बहुत अच्छी शासिका थी और वो चाहती थी कि वो वापस से शासक बन जाए, तो उसने क्या किया, अल्तुनिया को अपने जाल में फंसाया और अल्तुनिया से शादी करके पुनः सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की। अल्तुनिया भी उसे शादी करने के लिए राजी हो गया और उसे दोबारा से शासक बनाने के लिए भी राजी हो गया। उसके बाद दोनों मिलकर जब दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो आते समय कैथल के निकट डकैतों ने रजिया और अल्तुनिया दोनों का ही वध कर दिया। रजिया का जो टोटल शासनकाल था वो 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का रहा। आगे देखते हैं, मिन्हाजुस सिराज का कथन है कि सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचरित, प्रजा की शुभचिंतक, समदृष्टा, प्रजापालक और सेनाओं की नेता। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारित्व के, और इसी कारण उसके सभी गुण सबकी दृष्टि में बेकार थे। यह मिन्हाजुस सिराज रजिया के विषय में लिखता है। उसके बाद जलालुद्दीन याकूत से अनुचित प्रेम का आरोप इसामी ने उसके ऊपर लगाया, लेकिन मिन्हाज ने उसे निष्कलंक बताया था।
उसने सर्वप्रथम सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। मतलब जो सामंत वर्ग था उनकी शक्ति को तोड़ के जो उसमें तुर्कों का वर्चस्व था उसकी जगह पर गैर तुर्कों को जो प्रशासन में जगह देकर उनकी शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। इस क्रम में वह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की अग्रगामी थी। आगे के काल में जो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी होता है और तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ही रजिया की इस नीति पर कार्य करते हैं। उसके बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ थी, लेकिन क्योंकि वह एक स्त्री थी इस वजह से शासिका ज्यादा दिन तक बन नहीं पाई, क्योंकि लोग उसके ज्यादा विरोधी हो गए थे। आगे बनता है मोइनुद्दीन बहराम शाह। आपको पता है जब अल्तुनिया रजिया को भटिंडा के किले में कैद कर लेता है तब जो अमीर हैं वो बहराम शाह को गद्दी पर बिठाते हैं। तो ये 40 से 42 तक रहता है, सिंहासन पर बैठता है ये 1 अप्रैल 1240 को और बैठता है लाल महल में। उसके बाद नए पद का सृजन किया गया इसके टाइम पे, जो था नायाबे मुमलकिद। नायाबे मुमलकिद एक नया पद बनाया गया था जो बादशाह के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली पद था, और इसका निर्माण क्योंकि अमीरों ने बहराम शाह को शासक बनाया था तो उन्होंने सारी शक्ति को अपने हाथों में कंट्रोल करने के लिए इस नए पद का सृजन किया था। और जो सर्वप्रथम इस पद पर बैठा था वो था ऐतगीन, जो कि 2 माह के अंतर्गत ही उसका वध करा दिया गया। मंगोल आक्रमण 1241 में तातार खां के नेतृत्व में हुआ था इसके शासन के समय। उसके बाद 1242 में बहराम शाह की भी हत्या कर दी गई और उसके बाद शासक बनाया गया अलाउद्दीन मसूद शाह को, जो बना 1242 से 1246 ईस्वी तक। ये क्या था? ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, जो इल्तुतमिश का बेटा था। रुकनुद्दीन जो रजिया की जगह पर शासक बना था ये उसका पुत्र था। बलबन को इसने आमिर हाजिब बनाया। बलबन जो आगे जाकर इसी वंश में शासक बनेगा, तो उसको इसने आमिर हाजिब पद पर नियुक्त किया और 10 जून 1246 को उसे भी गद्दी से उतार दिया गया। इसके बाद शासक बनता है नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक। ये क्या था? ये इल्तुतमिश का पौत्र था। इल्तुतमिश का वो बेटा जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, नसरुद्दीन, ये उसका बेटा था। सिंहासन रूढ़ हुआ ये हरे राजमहल में। इसने केसरे फिरोज नामक दरबार लगाया और कुरान की ये नकल करता था, यानी कुरान की हाथ से निकल कॉपियां बनाया करता था। नसरुद्दीन दिल्ली का एक आदर्श सुल्तान था। ये सिराज लिखता है अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में, और तबकाते नासरी उसे ही समर्पित की है उसने। शासन की जो बागडोर थी वो टोटल बलबन के हाथों में थी उस टाइम पे, और वह बिना उसकी पूर्व आज्ञा के अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करता था, हाथ पैर नहीं हिलाता था, ना ही पानी पीता था, ना खाना खाता था और ना ही सोता था। ऐसा इसामी लिखता है कि वो बलबन की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। फिर 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया, और इसी समय उसे यानी कि बलबन को सुल्तान ने नाइबे मुमलकित बना दिया, यानी कि जो नाइबे मुमलकित का पद था सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली, उस पर इसको बलबन को दे दिया, और साथ ही साथ बलबन को उलूग खां की उपाधि भी प्रदान की थी। उपाधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि उलूग खां की उपाधि किसकी थी, तो बलबन की थी। 1249 में मंगोल नेता हलाकू खान का आक्रमण हुआ इसके समय पर। फिर नसरुद्दीन के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व से निकल गया। मतलब नसरुद्दीन के समय दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई, और जो बंगाल था वो दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व से बाहर निकल गया। 1260 ईस्वी में बलबन ने मेवातियों का विद्रोह दबाया और उसके नेता मलका को बंदी बना लिया गया। बलबन ने नसरुद्दीन को विष देकर मरवा दिया। ऐसा इसामी कहता है कि बाद में शासक बनने के लिए बलबन ने स्वयं ही नसरुद्दीन को विष देकर मरवा दिया। अंत में नाइब यानी कि बलबन ने उसे यानी कि नसरुद्दीन को मार डाला तथा स्वयं सुल्तान बन गया, ऐसा इब्न बतूता लिखता है। इस तरह से हमने देखा कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।